नमस्कार। देखें, हमारे जीवन की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। तो उसके बारे में इसके पहले मैं आप लोगों को जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अलग अलग से दो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। अब उसमें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ उसके कोशिकांग जो होते हैं, जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ जो है पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, कुछ जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, इसे आप लोग जान जाएं कि भाई कंफ्यूज हो जाता है ये कि यह कोई जो है कौन सा कोशिकांग है, जो कोशिका के अंग हैं जो पादप कोशिका प्लांट सेल और जंतु कोशिका एनिमल सेल में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ये अंतर बहुत आता है आप लोगों को, तो इसके बारे में आप लोग समझ लें। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कोशिका होती क्या है। कोशिका यानी सेल। सेल इज ए आवर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। मतलब कोशिका हमारे जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। हालांकि वो मृत कोशिका थी, लेकिन बाद में एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवन हुक ने किया था। लेकिन फिर भी कोशिका की खोज के पिता रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। ठीक, सबसे मुख्य बात यह है कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की बात आती है, तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन की फास्फोलिपिड की बनी होती है, और जंतु कोशिका में चूँकि यह पाई नहीं जाती है, उसके बाद दूसरा जो उसका फंक्शन आता है, उसके अंदर क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली जिसे कहेंगे। तो वह जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो यहाँ हमको देखना है कि क्या जंतु कोशिका में पाई जाती है, क्या पादप कोशिका में पाई जाती है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि कोशिका यानी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? जो एक कोशी जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और सबसे हमारे शरीर की अगर कहा जाए कि सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो वो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है। अगर वहीं कह दिया जाए कि सबसे बड़ी अगर कह देगा, तब हम कहेंगे ओवम है, अंडाणु है। अगर सबसे छोटी कह देगा तो स्पर्म है, जो शुक्राणु होता है। भाई जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, तो मेल का स्पर्म शुक्राणु यानी पुरुष का, और मादा यानी फीमेल का ओवम या अंडाणु मिल करके जाइगोट बनाता है, भ्रूण बनाता है। फिर माँ के गर्भ में जा कर के 9 महीने एक बच्चे का निर्माण करता है, जिसे मैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत विधिवत जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा दिया हूँ। उसे आप पढ़ करके अध्ययन करें और जानें कि क्या चीज़ होती है। जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। विशेषकर स्टूडेंटों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मेरा देता हूँ आप लोगों के लिए ही देता हूँ, और भरपूर प्रयास रहता है मेरा कि अच्छे से मैं आप लोगों को बता सकूँ, सिखा सकूँ। तो उसे आप लोग देखें, और मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं पढ़ाता रहूँ वो आप लोगों को तक पहुँचता रहे। तो इस तरीके से फिर अगर कहता है कि सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है, कोशिका मरती भी है और फिर बनती भी है ना, टूट फूट जाता है, हमें कहीं चोट लग जाती है, तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है। अब सबसे कम सेल डिवीजन क्या होता है? नहीं होता ही नहीं है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन की जो ये कोशिका है, हमारे खोपड़े की कोशिका है। नहीं कहते भाई सर में चोट लग गई तो आदमी बच नहीं सकता, क्योंकि 90% न्यूरॉन्स होते हैं और 10% जो है जो गिगलियन टाइप्स जो सेल्स होती हैं, उन्हीं में जो है जो सेल डिवीज़न होने लगता है, तभी वो ब्रेन ट्यूमर वगैरह होता है। नहीं तो आप कहेंगे कि भाई जब सेल डिवीज़न होता ही नहीं तो ब्रेन ट्यूमर की बीमारी कैसे हो जाती है? क्योंकि कैंसर को क्या कहा जाता है? अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल।
तो जब हमारे सेल में भी कभी कभी हमारे ब्रेन में भी कभी कभी कैंसर हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं, ब्रेन कैंसर कहते हैं जिसे, कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, तो वही जो 10% उसके गिग्लियान नामक सेल्स होती हैं वही में डिवीजन होता है, बाकी न्यूरॉन्स में डिवीजन होता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा जानेंगे कि भाई देखिए, मैं चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता दिया हूँ, इसे आप लोग याद कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के जो है इसे याद करेंगे। सबसे पहले होती है जैसे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, स्पष्ट है। दूसरा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज और लिग्निन, पेक्टिन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। दूसरा है कोशिका तारक का, सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसका कार्य क्या है कि जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो उसमें इसका रोल होता है, कोशिका को विभाजन करने का काम करता है। और फिर यही देखेंगे आपके प्लांट सेल में जो है ये छोटे पौधों में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा वगैरह में पाए जाते हैं, छोटे पौधों में। इसकी स्थान पे जो कोशिका मध्य पटक या उसको सेल लेमिला कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। सेल प्लेट के द्वारा जो है प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है। कोशिका विभाजन तो प्लांट में भी होगा भाई, एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में होगा। यहाँ सेंट्रोसोम द्वारा होता है जंतु कोशिका में, यहाँ जो है कोशिका मध्य पटक या सेल लेमिला द्वारा होता है। फिर रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब होता है कि उसके अंदर जो वाटर बता, हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, तो जो हमारे सेल में जो रिक्तिकाएँ होती हैं जब जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती हैं और संख्या में अधिक मात्रा में होती हैं, है कि नहीं। और यही देखें पादप कोशिका में बड़ी होती है, पूरा जो है इसको घेरी रहती है, मैंने चित्रों के माध्यम से बता दिया था उसमें आप लोगों को, और वो संख्या में कम पाई जाती है। केंद्रक। केंद्रक देखिए दोनों में पाया जाता है, लेकिन अंतर क्या होता है थोड़ा सा गला खराश में है आजकल। तो केंद्रक क्या है, केंद्रक जो है कोशिका के मध्य में पाया जाता है, किसमें, जंतु कोशिका एनिमल सेल में, उसके मध्य में जो केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक को ही कोशिका का ब्रेन कहा जाता है भाई। केंद्रक ही पूरे सेल को जो है कंट्रोल करता है भाई। उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए पे जीन्स होते हैं जो हमारे हेरिडिटी वंशानुक्रम को कंट्रोल करते हैं। अभी जीन के आधार पे, डीएनए टेस्ट के आधार पे पूरा पता चल जाएगा कि आप कहाँ के, किसकी वंशज हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी संतान कैसी है ना। इस तरीके से उसका तो बहुत सारा आगे चल करके जो है उसका प्रयोग हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है जीन पे, डीएनए पे, आरएनए पे खोज हो रहा है। फिर कह रहा है कि कोशिका के परिधि की ओर पाया जाता है प्लांट सेल में, यह परिधि की तरफ पाया जाता है। कोशिका के परिधि मतलब किनारे जो है, जैसे आपने कोई फिगर बना दिया, परिधि का मतलब कि उसके साइड में पाया जाता है। और लवक। लवक क्या होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अब होता क्या है कि इसमें पाया जाता है प्लांट कोशिका में, और 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अब हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं भाई, हमने बताया था बहुत विद्वत की सूर्य का प्रकाश, वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है, और प्लांट की पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है, मिल करके जो है ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो अभी जनरली बात होती है कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। लेकिन कब निकालते हैं, जब वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे कुछ लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई, अभी पूछा जाता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि वो हर समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हर समय ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है, केवल जब वो अपना भोजन बनाते हैं तब ही वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं, पूरे वातावरण को ऑक्सीजन देते हैं। तो पूरे वातावरण में 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, और जो 0.003% जो है ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरीके से, और बाकी समय में, रात में या जब भी समय मिलता है, तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जैसे आप सुने होंगे, पहले लोग नहीं कहते थे कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो गांव में जनरली होता क्या था कि नीम के ही पेड़ होते थे, और उनकी मान्यताएं होती थी भाई नीम के पेड़ पे भगवती माई और देवी का वास होता है। तो होता क्या था कि लोग पेड़ के नीचे सोते थे, और जब उनको
फिर आप भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन गति में निकाल रहे हैं। तो होता क्या था कि वहाँ पे भी अभी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप लेंगे, अच्छी श्वसन ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो आपको नींद नहीं लगती थी, बेचैनी होती थी, उल्टे पुल्टे सपने आते थे, घबराहट होती थी। तो लोग कहते थे अरे पेड़वा नीचे सो गए और वो जो है कोई भगवती माई का ऐसा वो हो गया तमाम, मतलब पूरा। तो ओझा शोका के यहाँ लोग जाते थे, इस तरीके से वो मान्यताएँ थी। लेकिन साइंस ने इस चीज़ को माना कि भैया नहीं, ऐसी बात नहीं, यानी हर चीज़ का वैज्ञानिक रीजन है, उसको देखेंगे आप तो कुछ न कुछ उसका वैज्ञानिक रीजन रहा है। और लोग उसको ना जान पाए तो उसको कहीं न कहीं धर्म से जोड़ करके, आस्था से जोड़ करके उसको वही लोग फिर कहते थे, किसी के यहाँ जाते थे, वैद्य के यहाँ या ओझा शोका के यहाँ जाते थे, लोग कहते थे कि हाँ ये बात है, वहाँ पेड़ के नीचे सोने पर किसी देवी का, किसी भगवती का उस पर उस साया है और इसलिए तो पेड़ के नीचे मत सो। जब वो नीचे नहीं सोता था तो उसकी वो बीमारी ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरीके से जो है वो उसका निराकरण हो जाता था। तो जनरली लोग कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे, तो ये बात नहीं है। जब वो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। हर समय नहीं ऐसा करते हैं, हर समय तो वो भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हरित लवक में यही होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन बना देते हैं। अब वो भोजन आकर के अवर्णीय लवक में आकर के संग्रह होने का काम करता है। और वर्णीय लवक क्या काम करता है, उसको कलर देता है। जैसे आप गाजर का रंग लाल होता है विटामिन के कारण, ऐसे ऐसे जो है ना कैरोटीन के कारण जो है, इस तरीके से ल्यूकोपीन के कारण जो है आपका टमाटर वगैरह जो रंगीन, भाई जो उसके फल वगैरह होते हैं, जैसे आम पहले हरा होगा, फिर उसके पकने के बाद पीला हो जाएगा, है कि नहीं, केला पीला हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो कलर देने का काम करता है वर्णीय लवक काम करता है। फिर कह रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए लाइसोसोम का इतना बड़ा रोल है कि लाइसोसोम जो है भाई हमारी कोशिकाएं नष्ट होंगी। जब नष्ट होंगी तो अगर वो कोशिकाओं को कोई पचाएगा नहीं, एक तरीके से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है लाइसोसोम, और वो कोशिकाओं को जाकर के पचा देता है। जो उसके अंग मान लीजिए नष्ट हो गए, अभी माइटोकॉन्ड्रिया ही नष्ट हो गई या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नष्ट हो गया या गाल्गी बॉडी यानी कोशिका का कोई अंग, तो उसको क्या करता है लाइसोसोम, उसको जो डाइजेस्ट कर देता है, ताकि यानी एक तरीके से उसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कि भाई किसी भी चीज़ को वो जो है खा जाता है, खा करके उसको साफ सफाई का काम करता है। अब देखेंगे आप जैसे आरबीसी वगैरह में क्या होता है कि लाइसोसोम नहीं, आरबीसी के कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो वहाँ क्या करता है आरबीसी में वो प्लीहा यानी तिल्ली यानी स्प्लीन में जा कर के जो है उसकी जो नष्ट हुई कोशिकाओं को वो खाता है। इसीलिए उसको जो है कहा जाता है कि वो जो है आरबीसी का एक तरीके से ब्लड बैंक कहा जाता है, नहीं है। तो इस तरीके से इसको एटम बम भी कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है कोशिका का एटम बम, यानी अगर वो पूरा लाइसो फूट गया, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो काला हो जाता है, तो उसके साथ साथ पूरी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं और लाइसोसोम भी नष्ट हो जाता है, तो वो वहाँ कालापन जब हो जाता है और फिर उसके चारों तरफ की फिर धीरे धीरे कोशिकाएं जब बनना शुरू करती हैं तो वो धीरे धीरे कालापन जो है सही हो जाता है। तो इस तरीके से वो देखिए आप पादप कोशिका में वो नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका पादप, जंतु कोशिका में संख्या में अधिक पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। भाई जंतु कोशिका को श्वसन क्रिया करना है, बाकी सारी क्रियाएँ करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। उसमें क्रिस्टी पाई जाती है, क्रेब साइकिल होती है और उसमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है जो हमें ग्लूकोज बना करके देता है और वही ग्लूकोज के द्वारा हमें पूरे शरीर में एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये जंतु कोशिका में संख्या में अधिक पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है लेकिन संख्या में कम पाई जाती है, यही अंतर है। फिर उसके बाद कहना है कि आकार क्या होता है। भाई जंतु कोशिका का आकार जो है छोटा होता है और गोल होता है। जंतु कोशिका जो है छोटी होती है और गोलाकार होती है पादप कोशिका के अपेक्षाकृत, और यह पादप कोशिका जो है बड़ी होती है और आयताकार होती है। यही आप जानेंगे, केवल अंतर आप
8-10 पॉइंट 9 पॉइंट आप लिख सकते हैं बड़े आराम से जो है। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, ये आपकी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे धागे सदृश संरचना मतलब बाल सदृश संरचना हो जाती है कोशिका के चारों तरफ, उसको सीलिया कहते हैं। जो बड़ी संरचना हो जाती है तो उसको फ्लैजिला कहते हैं। ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आपका अंतर रहा, इसे आप लोग याद रखेंगे। हैं, धन्यवाद।